नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। हेलो। हाँ सर जी। हेलो, ये पेपर आपका है? हाँ सर, ये पेपर आपका है, देखिए फ्लोर पे दिखाई दे रहा है। जी सर, मेरा ही पेपर है आपकी जी। तो अब आप अपने इस पेपर के बारे में जैसे पूर्व की लेखिका महोदया ने बताया था, वैसे ही आप भी अपने इस पेपर को हमको बताइए। जी 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 सर। सर पेपर को आप आगे बढ़ाइएगा, थोड़ा सा फर्स्ट पेज इसका खोल लीजिएगा। ये फर्स्ट पेज ही है सर? जी जी जी। सर ये फर्स्ट पेज आप दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी तो लिंक वगैरह ही दिखाई दे रहा है जो आपने भेजा था। सेकंड पेज आप खोलिएगा सर। जी। अगर आपके सामने सर पेपर हो तो बेहतर है आप अपने सामने वाले से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे शेयर करने और आप तक जाने में थोड़ा सा टाइम का वेरिएशन हो। कोई बात नहीं सर, मैं अपने सामने जो मेरे पास मटेरियल है पेपर का उसी में से पढ़ रहा हूँ। जी हाँ सर, ये मैंने जो स्टडी की है ये ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस क्लासरूम लर्निंग पर की है। ये ग्रामीण परिवेश के इंटर कॉलेज के छात्रों पर आधारित एक अध्ययन है, जिसमें मैंने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है। जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया है कि काफी समय से भारत में शिक्षा सिर्फ आमने सामने की क्लासरूम पद्धति पर आधारित संचालित थी, लेकिन कोविड-19 की भयावह स्थिति के कारण पिछले वर्ष से जब पूरी तरह से क्लासरूम पद्धति आधारित शिक्षा बाधित हो गई, तब ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाया गया। तो इस पेपर के माध्यम से मैंने दोनों प्रकार की शिक्षा पद्धति की तुलना करते हुए ग्रामीण परिवेश के माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं का अध्ययन करते हुए दोनों शिक्षा पद्धति की अनुकूलता को जानने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने अध्ययन के उद्देश्य के रूप में मेरे पेपर का जो उद्देश्य है वो मैंने यहाँ स्पष्ट किए हैं। दोनों तरह की शिक्षण पद्धति के अवसरों एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना, दोनों तरह की शिक्षण पद्धति के संदर्भ में विद्यार्थियों एवं संरक्षकों की प्रतिक्रियाओं को जानना, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के संदर्भ में विद्यार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों एवं परेशानियों को चिन्हित करना, ग्रामीण परिवेश के इंटर कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के परिणामों को समझना,
दोनों तरह की शिक्षण पद्धतियों के संदर्भ में विद्यार्थियों की अभिरुचि को समझने में अध्यापकों को समर्थ बनाना, दोनों तरह की शिक्षण प्रणालियों का विश्लेषण करते हुए विद्यार्थियों की समझ उपलब्धियों को जानना, ये कुछ मेरे इस अध्ययन कार्य के प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको मैंने इसमें फुलफिल करने का पूरा प्रयास किया है। फील्ड ऑफ स्टडी में यह गुन्नौर तहसील के 5 इंटर कॉलेजों पर आधारित एक सर्वे बेस्ड स्टडी है जिसमें मैंने जनता इंटर कॉलेज जुनावी गुन्नौर, योग निर्माण विद्यापीठ इंटर कॉलेज मरकावली गुन्नौर, बाबू राम सिंह इंटर कॉलेज बबराला गुन्नौर और राष्ट्रीय सेवा सदन इंटर कॉलेज भकरौली गुन्नौर, डीएवी इंटर कॉलेज गुन्नौर संभल को लिया है। और प्रत्येक इंटर कॉलेज से मैंने सैंपल के तौर पर उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर 40 स्टूडेंट्स एज अ सैंपल कलेक्ट किए हैं। तो इस तरह से टोटल सैंपल 200 स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने डाटा कलेक्ट किया है, जाकर उनके संपर्क करके अपने अध्ययन से संबंधित समस्त सामग्री जुटाई है। कंपैरिजन में रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मैंने अपने से पूर्व हुए शोध कार्यों का उल्लेख किया है। इस संदर्भ में 2019 में, 20 में, 18 में जो भी शोध कार्य पहले हुए हैं, स्टडी हुई हैं, उन सब का उल्लेख किया है। चूंकि ये कंपैरेटिव स्टडी है, मैंने ये जानने का प्रयास किया है कि यद्यपि ये अनिवार्य हो गई थी, लेकिन फिर भी क्या विद्यार्थियों की समझ के लिए ये अनुकूल थी या किस आधार पर दोनों पद्धतियों की तुलना करते हुए किसे श्रेष्ठ समझा जाए। यद्यपि विद्यार्थी अपनी प्राचीन पद्धति में अभ्यस्त हो गए थे, आदी हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने विभिन्न पहलुओं से उनके विचारों को, उनसे सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया, जिसे मैंने टेबल के माध्यम से कुल 4 सारणी हमें टेबल्स में डिवाइड करते हुए पेपर में प्रेजेंट भी किया है। टेबल नंबर 1 में मैंने जिन ग्राउंड्स पर स्टूडेंट्स की ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस से संबंधित समस्या जो वो फेस कर रहे थे उनको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, क्योंकि इसमें कुल 200 निदर्शन हमने चुने हैं और यह एक ओपन क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने 200 में से ही सभी से इस सवाल, इन विभिन्न बिंदुओं पर जो सवाल किए और उनके जो मुझे आंसर्स मिले या जो डाटा कलेक्ट हुआ वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो जो प्रॉब्लम्स थी जो स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस में फेस की, उनमें इनेबिलिटी टू फोकस ऑन स्क्रीन, लगातार मोबाइल फोन की स्क्रीन पर फोकस करना, लैपटॉप पर फोकस करना, इस सबसे संबंधित जो समस्या थी उसमें 200 में से 186 ने इस समस्या का जिक्र किया। 93% रेशियो रहा जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित थे, ऑनलाइन लर्निंग के प्रोसेस में इस प्रॉब्लम से ग्रसित थे। लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसा कि मेरा ये अध्ययन कार्य सुदूर ग्रामीण अंचल में स्थित इंटर कॉलेजों पर आधारित है, तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का अच्छा ना होना, अच्छी स्पीड का ना होना, नेट कनेक्शन अच्छा ना मिल पाना, ये सब समस्याएं थी। तो इससे संबंधित 160 स्टूडेंट्स ने, 200 में से 160 स्टूडेंट्स ने इसे एक बड़ी परेशानी के रूप में बताया। इसके अलावा क्योंकि सभी विद्यार्थी ग्रामीण अंचल में अधिकांश कृषक परिवार से बिलोंग करते थे, अशिक्षित माँ बाप थे और सभी मेहनत मजदूरी करने वाले थे, तो कंप्यूटर्स लिटरेसी के कारण ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस में उन्हें बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ी। उनके माँ बाप को, उनको खुद कंप्यूटर की जानकारी नहीं थी, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। तो 140 स्टूडेंट्स ने इसे एक प्रॉब्लम के रूप में देखा और बताया, एक्सेप्ट किया।
लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, वार्तालाप की समस्या को 160 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस में बाधक माना। टूल्स एंड मीन्स, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, इन सबको ना खरीद पाना, ना इकट्ठा कर पाना, वेयर ना कर पाने को भी 188 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस में सीखने की समझ में अपने आप में एक समस्या के रूप में बताया, एक्सेप्ट किया। इसके अलावा मैंने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के ग्राउंड पर दोनों तरह की शिक्षण पद्धतियों के बीच में तुलना करने का प्रयास किया, जिसके लिए मैं उनके विद्यालयों में संबंधित अध्यापकों से कोविड-19 से पूर्व आमने सामने की शिक्षा पद्धति में उनके परफॉर्मेंस के बारे में और कोविड-19 के बाद संचालित की जाने वाली ऑनलाइन शिक्षा पद्धति की उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानने का प्रयास किया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट्स की थी क्लासरूम लर्निंग मेथड में कोविड-19 से पूर्व, उसमें गुड परफॉर्मेंस में 200 में से 65 स्टूडेंट्स थे। सेटिस्फैक्टरी मतलब जिनको ठीक ठाक कहा जा सकता है, जो सही तरह से अपनी स्टडी संचालित कर रहे थे, 108 स्टूडेंट्स थे 200 में से, और केवल 27 स्टूडेंट्स इस तरह के थे जिनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी से कम थी या वो सही तरह अपनी शिक्षा को संचालित नहीं कर पा रहे थे पुरानी आमने सामने की शिक्षा पद्धति में। इसके अलावा टेबल नंबर 3 में मैंने कोविड-19 के बाद में जब आमने सामने की शिक्षा पद्धति पूरी तरह बाधित हो गई और अध्यापकों के द्वारा, विद्यालयों के द्वारा अपने रजिस्टर्ड छात्रों को ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से, टीचिंग प्रोसेस के माध्यम से शिक्षा को सुचारू किया गया, तो उस समय उनकी परफॉर्मेंस का भी मैंने उनके संबंधित विद्यालयों से, संबंधित प्राध्यापकों से जानने का प्रयास किया, डाटा कलेक्ट किया। तो उसमें गुड परफॉर्मेंस में 40% स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, 200 में से 40 स्टूडेंट्स केवल गुड कंडीशन में थे। सेटिस्फैक्टरी में जिन्होंने कुछ हद तक ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस में अपनी शिक्षा को किसी तरह से चलाए रखा, केवल 200 में से 90 स्टूडेंट्स थे। जबकि प्राइमरी तौर पर मैंने मिलकर डाटा कलेक्ट किया, तब ये स्थिति थी कि 200 में से 70 स्टूडेंट्स, ए लार्ज नंबर ऐसा था जो किसी भी तरह से अपनी शिक्षा को ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से सुचारू रूप से संचालित करने में असमर्थ था। जिसके पीछे ऊपर जिन कंपैरिजन के ग्राउंड पर मैंने उनका दोनों शिक्षण पद्धति का जिन ग्राउंड्स पर कंपैरिजन किया है, वो इसके पीछे ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी। उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, उनके पास लैपटॉप नहीं थे, इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे, उनको कंप्यूटर की, लैपटॉप की, स्मार्टफोन की जानकारियां नहीं थी। टेबल नंबर 4 में मैंने दोनों पद्धतियों के बीच में, क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस और ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस के बीच में कंपैरिजन के कुछ ग्राउंड्स दिखाए हैं और दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हुए 200 में से डाटा कलेक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हुए दिखाया है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराने में ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत ओनली 65 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए उपयुक्त माना, जबकि 200 में से 135 प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराने में ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को पूरी तरह बाधित मानते हैं। इसी तरह से अच्छी शिक्षण पद्धति, गुड टीचिंग मेथड के रूप में 200 में से 83 ने ऑनलाइन को अच्छा माना, जबकि 117 ने क्लासरूम स्टडी को ही ज्यादा बेहतर बताया। इसके अलावा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में, पनिशमेंट के मामले में 200 में से केवल 45 ने ऑनलाइन स्टडी को अच्छा माना, जबकि क्लासरूम लर्निंग को 155 ने ज्यादा अच्छा बताया। खर्चों के मामले में 136 ने, 200 में से 136 ने ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा खर्चीला माना, जबकि 64 ने फेस टू फेस शिक्षण पद्धति को ज्यादा खर्चीला बताया। मोर टाइम इन्वॉल्वमेंट, ज्यादा समय लेने वाली पद्धति में
128 ने ऑनलाइन को ज्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया माना, जबकि क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस को 72 ने मात्र ज्यादा लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया माना। तो इस तरह से इन कंपैरिजन के ग्राउंड पर जो मेरे रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन है, फाइंडिंग्स हैं, उसमें यही देखने को मिला कि ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली और क्लासरूम शिक्षण प्रणाली की तुलना करने में ग्रामीण परिवेश के माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए इंटर कॉलेज के स्तर पर, चूंकि शिक्षक अभिभावक ज्यादातर अशिक्षित हैं, कृषक कृषक वर्ग से हैं, तो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप लेने में असमर्थ हैं, तो वो इस तरह से ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से अपने बच्चों की शिक्षा प्रक्रिया को जारी रखने में असमर्थ पाए गए। इसके अलावा टीचर्स के ग्राउंड पर भी टीचर्स क्योंकि काफी समय से सिर्फ आमने सामने की शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही अपने शिक्षा प्रक्रिया संचालित कर रहे थे, तो उन्हें भी ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से, ऑनलाइन टीचिंग प्रोसेस के माध्यम से स्टूडेंट्स को गाइड करने में किसी बहुत तरह की समस्याएं आ रही थी। उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग इस तरह की नहीं थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मैंने बताए हैं कंपैरिजंस थे, जिनके ग्राउंड पर अंतिम तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर आमने सामने की शिक्षा पद्धति को ही 200 में से अधिकांश छात्रों द्वारा अच्छा बेहतर माना गया, जिसको मैंने अपने कंक्लूजन में टेबलाइजेशन के फॉर्म में क्लियर किया है, स्पष्ट किया है। धन्यवाद सर। एक्चुअली में सर मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इस वजह से प्रेजेंट करने में मेरी सांस कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो स्टडी है, हालांकि फर्स्ट रिव्यूअर सर ने हमसे पहले ही कहा था कि पेपर बहुत अच्छा है, और आपका पेपर उतना ही अच्छा है, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा है। पेपर आपने बड़ी शिद्दत से बनाया है, बड़े ही सामयिक टॉपिक पे बनाया है, और प्रेजेंट भी आपने, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर उसको हिंदी में डिस्क्राइब करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सोच रहा था कि अगर अंग्रेजी के पेपर को हिंदी में कह दिया जाए या हिंदी के पेपर को अंग्रेजी में कह दिया जाए तो तत्काल रूप से उतनी अच्छी ट्रांसलेशन करना शायद थोड़ा कठिन काम होता, लेकिन आपने उसका बहुत ही अच्छा ब्यौरा दिया है। मैं इस बात से बहुत खुश हूं, और हमें अच्छा भी लगता है कि हमारे जब एसोसिएशन में, हमारे संस्थान में ऐसे पेपर जिनको हम डंके की चोट पे छापते हैं, और ऐसे पेपर इस समाज को कुछ दे के भी जाएंगे, तो आप सहर्ष बधाई के पात्र हैं। मैं सीधे अपने फर्स्ट रिव्यूअर सर के पास जाता हूं, जो पहले से ही आपसे बड़े प्रभावित हैं, और मैं उनसे पूछता हूं कि सर अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई आपका सुझाव हो, या आपकी अप्रूवल हो, जैसा भी हो आप हमें बताएं। देखिए मिश्रा जी, पेपर बहुत अच्छा लिखा गया है, मैंने पहले भी आपको बताया था, और ये पेपर मुझे लगता है कि ये पीएचडी के स्टूडेंट हैं और इस वजह से इसी विषय पे शोध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पेपर वास्तव में बहुत अच्छा लिखा गया है। बस एक चीज है, देखिए जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है उसके लिए ये ज्यादा अच्छा समझते हैं कि इन्होंने डेटा किस प्रकार से कलेक्ट किया। बस एक चीज में हमें संदेह है कि जो ये इनका कंपैरिजन बेसिस पे मोर टाइम इन्वॉल्वमेंट है, वो थोड़ी सी उस पे मुझे लगता है कि एक बार इनको और देखना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में इन्वॉल्वमेंट कम है, जबकि ऑफलाइन स्टडी में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। जी जी, जरा ये डेटा थोड़ी सी हमारी समझ के परे आ रहा है, बाकी तो इनका पेपर सुपर है ये, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जो हमें मतलब पिंच कर रहा है। ठीक कह रहे हैं, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। जो एक्टिविटी है वो ऑफलाइन क्लास में ही मिलेगी, ऑनलाइन क्लास में एक्टिविटी नहीं मिलेगी। यहाँ तो बच्चा क्या करता है कि ऊपर वाला जो कोट है, जो ड्रेसअप है वो कर लेता है, नीचे तो वैसे ही पैंट पहने रहता है और ऑन स्क्रीन वो रहता है। तो ये बात सही है कि हम लोग की बात कर रहा हूँ मिश्रा जी, मैं इन्वॉल्वमेंट की भी बात कर रहा हूँ कि इन्वॉल्वमेंट का टाइम ड्यूरेशन कम है ऑनलाइन क्लासेस में, और ऑफलाइन में टाइम ड्यूरेशन ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे को घर से निकल करके घर वापस आने में ज्यादा समय पे करना पड़ रहा है। नहीं तो सर वही मैं कह रहा हूँ कि उससे एक समाज भी डेवलप हो रहा है, पूरा एक समाज डेवलप हो रहा है। खाली क्लासरूम तक की बात नहीं है, स्कूल से घर तक जाने में बहुत सारी और भी चीजें हैं जिससे डेवलपमेंट और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो खैर आप उसको देखिएगा सर, और मैं सेकंड रिव्यूअर मैम के पास चलता हूँ। मैम आप बताएं। जी सर, अच्छा है, पेपर तो काफी अच्छा लिखा है, मेहनत करी है इन्होंने, तो मुझे तो ऐसे कोई खास कमी इसमें दिख नहीं रही है। बिल्कुल करंट टॉपिक लिया है, ये सब भी जानते हैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस का फिर से शुरू हो गया, जब सेकंड ये दोबारा से आई है वेव,
तो थोड़ी बहुत तो परेशानियां हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इन परेशानियों से भी बाहर निकल ही जाएंगे। जो पहली वेव में जितनी परेशानी ऑनलाइन क्लासेस में आई थी, अब आप लोगों ने देखा होगा खुद ही कि उतनी अब नहीं है। तो वैसे पेपर तो काफी सही लिखा है इन्होंने, ओके मेरी तरफ से। तो मैं अपने दोनों रिव्यूअर की तरफ से इस पेपर को अप्रूव मानूं, खाली जो फर्स्ट रिव्यूअर सर ने कहा है उसको ध्यान दे लीजिएगा आथर सर, और यदि उससे कुछ हो जाए तो कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक सर, एक्चुअली में वैसे मैं सर देखता हूँ, पर मैंने जो बच्चों से कांटेक्ट किया तो वो इसे मोर टाइम इन्वॉल्वमेंट इस सेंस में ले रहे हैं सर कि उनको किसी भी तरह का ऐप डाउनलोड करने की कोई जानकारी नहीं है, और इस तरह का कहीं से उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता। वो तो ग्रामीण क्षेत्रों में आती है परेशानी। इस तरह से उनका समय ज्यादा खप जाता है। एक अपने कॉलेज में जाके क्लास अटेंड करना, घर से निकल कर जाना उन्हें आसान लगता है, लेकिन किस तरह से गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना है, किस तरह से जूम मीट ऐप डाउनलोड करना है, किस तरह से लिंक मिलेगा उसे, किस तरह से आप ज्वाइन करोगे, कैसे आपको अपने आप को म्यूट करना है, ये सारी समस्याओं से वो जानकारी से इसमें ज्यादा टाइम टेकिंग मान कर चलते हैं। ठीक बात। बाकी नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। हम लोग जब जूम की मीटिंग, खाली ये जिस मीटिंग में हम लोग बैठे हैं, इस मीटिंग में भी एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हमें ज्यादा समय देना पड़ता है अपने आथर के साथ। हम लोग को कहना पड़ता है, आथर को समझाना पड़ता है कि किस तरीके से आप जो है वो लेंगे करने के लिए जब हम कोशिश कर रहे हैं तभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं प्रॉपर काम कर रहा है, तो उसमें बहुत लंबे समय तक फोन हो जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल मैं सहमत होता हूँ आपसे, क्योंकि हम लोग भी रूबरू हो रहे हैं। तो ठीक है सर, आप देख लीजिएगा अपना जस्टिफिकेशन भी, और हम लोग की तो रिव्यू मतलब जो इंटरेक्शन है वो आमने सामने का है। तो रिव्यूअर सर और रिव्यूअर मैम, मैं इस पेपर को अप्रूव मानूं आपकी तरफ से? जी सर, ठीक है, ठीक है। तो देखा मित्रों, आपने हमारे जो दर्शक बंधु हैं इस मीटिंग को देख रहे होंगे और इसको आगे भी देखेंगे कि सोशियोलॉजी का ये पेपर है जो रिव्यू किया गया है, और आथर सर ने इसको पढ़ा भी बहुत अच्छे तरीके से है। तो यदि आप अपना कोई पेपर बनाना चाह रहे हैं, कोई पेपर लिखना चाह रहे हैं, किसी पेपर की समीक्षा करवाना चाह रहे हैं, या कोई पेपर आपका बना हुआ है उसे आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन के इस मंच पे आप हमसे साझा कर सकते हैं। और यदि आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न है जिसे आप शोध से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, तो भी आप हमारे रिव्यूअर से कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हमारे रिव्यूअर्स हमेशा भारत में शोध पक्ष को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग रखेंगे, अपना सहयोग अनवरत रूप से आपके समक्ष जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिव्यूअर सर से, रिव्यूअर मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया, और आथर सर को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी अपने पेपर को जोरदार तरीके से हमारे रिव्यूअर मंडल के समक्ष रखा। मैं इस पेपर को अप्रूव करता हूं पेपर पब्लिकेशन के लिए, और आप सबसे विदा चाहता हूं अगली बैठक तक के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।